नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में जो काफ़ी दिनों से चर्चा में थी। फाइनली उसका नोटिफिकेशन आपके सामने निकल कर आ चुका है। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जितनी भी आपके सामने जानकारी रखूँगा, उम्मीद है कि आपको वो जानकारी सारी की सारी पसंद आएंगी और आपके लिए उपयोगी साबित भी हो रही होंगी। तो क्या नोटिफिकेशन, उसके बारे में सीधा सीधा डिस्कस करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो आपके सामने नोटिफिकेशन निकाला है, वो निकाला है कौन सा वाला। आप सभी को पता ही होगा कि एक काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो वो वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 08/2024, यानी कि इस 2024 का जो 8वां नोटिफिकेशन आपके सामने निकल कर आ चुका है। और जो वैकेंसी है उसका नाम है रेलवे ग्रुप डी, यानी कि लेवल 1 की जो पोस्टें आपके सामने निकल कर आ चुकी है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे शब्दों में कि लेवल 1 की यहाँ पे आपके सामने वैकेंसी है। तो क्या चीजें हैं, क्या इंपोर्टेंट डेट, से पहले डेट के बारे में जान लेते हैं कि जो इंडिकेट नोटिस था वो 28/12 को यहाँ पे आपके सामने दिया गया था। लेकिन जो पब्लिश किया गया फाइनली नोटिस, वो 22 जनवरी को पब्लिश किया गया। और उसी के अगले दिन यानी कि 23 जनवरी से आपके जो एप्लीकेशन है वो रेलवे स्वीकार करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आपको फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं 23 जनवरी से। क्लोज यानी कि आपके लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो 22 फरवरी है। यानी कि 22 फरवरी को आपके क्या हो जाएंगे, फॉर्म की लास्ट डेट आ जाएगी। यानी कि उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। पूरा पूरा आपको 1 महीना देता है रेलवे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है और आप किसी कारणवश फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है कि आप जो है फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं 2 दिनों में बचे हुए। कौन से 2 दिन है भाई, 23 और 24 तारीख को आप भर सकते हैं। उसके अलावा क्या चीजें यहाँ पे आपके सामने दी गई हैं, उसके अलावा दी गई कि डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ हो गई है तो उस गड़बड़ को भी सुधारने का यहाँ पे आपको मौका दिया जाता है। जो 25 फरवरी से लेकर और 6 मार्च तक आपको डेट दी जाती है। इन दिनों में आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है, जिस समय आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था रेलवे की वेबसाइट पर, अगर आपने इससे पहले कोई फॉर्म भरा हो रेलवे का, तो आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है। आपने वो फॉर्म भरा था, उसमें आपने अकाउंट बनाया था, वही अकाउंट आपका रेलवे के जितने भी आने वाले अपकमिंग फॉर्म होंगे उनमें सेम ही वही चीज चलेगी। तो अगर उसमें आपने किसी प्रकार की गलती करी है तो वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त क्या क्या जानकारी है जो हमें हमारे लिए उपयोगी है कि आप किस लिंक के माध्यम से वो सब चीज़ें आप जानते हैं कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे या किसी से भरवाते होंगे तो वो सब चीज़ें जानते हैं कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ से नहीं भरना। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि डेट्स ऑफ पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, इम्प्लीमेंट सेल बी इंटीमेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यानी कि आपको जितने भी स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा या इस प्रोसेस में जितनी भी स्टेज हो रही होंगी, वो सारी की सारी स्टेज आपको समय समय पर रेलवे की वेबसाइट पर आपको दिखती रहेंगी। ये इसके कहने का मतलब है। समरी ऑफ वैकेंसी, समरी क्या है वैकेंसी की, ये भी देख लेते हैं। वैकेंसी इस प्रकार है कि आपको लेवल 1 की वैकेंसी है 7 CPC पे कमीशन के हिसाब से 8 CPC आएगा। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। तो उसमें क्या होने वाला है, अभी 7 CPC के माध्यम से जो सबसे लेवल 1 या लेवल 1 की जो पोस्ट होती है उसका सबसे मिनिमम जो बेसिक है वो 18,000 है। यानी कि इनिशियल आपको इनिशियल पे 18,000 है। मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके बारे में बात करेंगे एज पर एनेक्सर 1, एनेक्सर ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। एज क्या है, 18 से 36 साल है। और वैकेंसी टोटल कितनी है, 32,438 आपके सामने देखने को मिलती है। रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन एनेक्सर बी, यानी कि जोन वाइज जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको सामने शो कर रहा है। वैकेंसी अंडर CCAA आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ओनली। यानी कि जो CCAA की जो वैकेंसी है वो केवल केवल अप्रेंटिस ट्रेंड के लिए यहाँ पर दी जाती है।
इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक था उसके वजह से यहाँ पे आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन और दिया जाता है। बाकी जो क्षैतिज आरक्षण है यानी कि आपका जो फ्लैट रिजर्वेशन है SC ST OBC वाला, उसके अकॉर्डिंग तो आपको जितने साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल ही रहा होगा। इसके अतिरिक्त एक जानकारी और है जो रेलवे पहले से ही देता आता है, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इज एडमिशन टू SC ST कैंडिडेट, यानी कि SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे क्या करता है कि फ्री ट्रेवल पास यहाँ पे ट्रेन का मिलता है। किस किस चीज़ में, जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, जब आप फिजिकल टेस्ट देने जा रहे हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे होंगे, यहाँ पे शायद कहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ CBT PET DB इज एप्लीकेबल। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा उन चरणों में आपको ट्रैवल पास मिलेगा जिन चरणों के लिए आपको एक रेलवे अपनी वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड जारी करता है, और एडमिट कार्ड जारी के साथ साथ आपको ट्रैवल पास की भी अथॉरिटी यहाँ पे दी जाती है। वो कैसे कराना है, यहाँ पे सीधा सीधा रिजर्वेशन क्लर्क टिकट चिकन स्टाफ को क्या दिखाना है, आपको SC ST का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना है यहाँ पे आपको, वो आपको उसके लिए ऑथराइज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी क्या चीजें आपको सामने दिखाई जाए, वैकेंसीज, द पोस्ट पैरामीटर्स जो है, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, सुटेबल, ये सब चीजें यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा होगा। क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है, तो A2 मेडिकल, जो कि एक अच्छा खासा मेडिकल होता है। डिस्टेंस विजन 6/9 की विदाउट ग्लासेस चाहिए, नो फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट टू कलर विजन, विनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये सब चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपको पास करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे एक चीज जरूर देखी होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड में रेलवे के जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उनमें सबसे ज्यादा डिटेल जो देता है ये आंखों से रिलेटेड चीजों की देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपको रेलवे में भर्ती होना है तो आपकी आंखें जो हैं वो ठीक होनी चाहिए, अच्छे इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ पे A3 मेडिकल में क्या कह रहा है कि 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस भी चल जाएगा, पावर ऑफ लेंसेज नॉट बी एक्सेड 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर से ज्यादा जो आपका लेंस नहीं होना चाहिए। फिर भी आपका अगर 2 डायोप्टर के अंडर आपका लेंस है तो 6/9 विद ग्लास भी चल जाएगा। बाकी सारे आपको विजन पास करने पड़ेंगे। B1 जो है, डिस्टेंस भी 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर यानी कि 4 डायोप्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सबकी सब डिटेल्स जो है वो A3 ऐसी हैं। B2 मेडिकल में क्या दिया गया है कि डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, लेकिन यहाँ पे 4 डायोप्टर है, और नियर विजन जो है वो 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट इन बाइनोकुलर विजन। ठीक है, C1 और C2 मेडिकल जो है ये बहुत ही इजी मेडिकल होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखो यहाँ पे दिया गया है 6/12 / नील विद और विदाउट ग्लासेस। नील मतलब अंधा आदमी को भी मतलब ये लेने के लिए तैयार होते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता दी। चश्मा लगाओ, दिखना चाहिए थोड़ा बहुत, उसको काम कर ले बस अभी, बाकी इस मेडिकल में पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा भी दिया जाता है कि भाई आपने क्या करा है कि करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल टू पोस्ट हैविंग मेडिकल A2 एंड A3, और चैप्टर जो है वो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल का जो चैप्टर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेडिकल कराया जाता है। ठीक, लेजिक सर्जरी जो है वो 1 ईयर के ड्यूरेशन में होनी चाहिए, कम से कम 1 साल, और सेम, और ये किस किस में पास होती है, ये भाई साहब आपकी पास कर लेती है B1 B2 C1 C2, इनमें यहाँ पे पास कर लिया जाता है लेजिक सर्जरी को। ठीक है, चलो इसके आगे बात चलते हैं कि जो व्यक्ति फॉर्म भरेगा उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। भाई सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नेपाल का भी काम कर जाएगा, भूटान का भी काम कर रहा है, लेकिन 3 देशों के आदमी जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तिब्बतियन रिफ्यूज हो, ए पर्सन इंडियन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कहाँ कहाँ के आदमी से फॉर्म भरवा रहे हैं ना रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। तो एज लिमिट 18 से 33 और 18 से 36 अगर नॉर्मल कोर्स में था, लेकिन क्या कर दिया इसने, CN एज 00 18 से 36 कर दिया। ठीक है, 3 साल बढ़ा के रख रखी है। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है। ठीक, UR और EWS के लिए अगर भाई साहब वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम 3 साल का एक्स सर्विस मैन अगर है तो। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, ये सब
रिजर्वेशन है, इन रिजर्वेशन में इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आदमी की जो उम्र है यूआर और ईडब्ल्यूएस की, वो 2/1/1989 से पहला ना हो, ठीक है। बाकी ओबीसी वाले में 1986 से पहला ना हो भाई, और एसटी एससी में 1984 से पहले का ना हो, ठीक है। और ऊपर की बात करें तो 2007 के बाद का आदमी ना हो, 2007 के बाद का आदमी भी नहीं चल पाएगा यहाँ पे, है ना, बच्चा होगा, मतलब वो 18 साल उम्र पूरी नहीं कर रहा होगा, ठीक। आगे चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन या SSLC, है ना। कहने का मतलब इनका क्या है कि जो आपने 10वां पास किया है, उस 10वें पास की मार्कशीट में जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है, उस डेट ऑफ बर्थ को ही आप बेस मानकर अपनी डेट ऑफ बर्थ आगे लेकर चलें, यानी कि फॉर्म में फिल करें, उसी चीज को मान्यता प्रदान की जाएगी, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एट द लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म सबमिशन, यानी कि 22 फरवरी से पहले आदमी ने क्या कर रखी हो भाई, 10वां पास कर रखा हो, ITI कर रखी हो, जो भी चीज इसने मांगी है वो चीज 22 जनवरी 2025 से पहले कर ले भाई, उसके बाद अगर तू करता है तो वो चीज वैलिड नहीं है, ठीक। चलो आगे चलते हैं, फीस की बात कर लो। फीस 500 रुपये भैया, ठीक है, और 250 रुपये है। 250 रुपये किसके लिए हो, 250 रुपये SC ST के लिए है या EBC के लिए। EBC होता है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है ना भाई, उनके लिए 250 रुपये फीस है, चाहे वो जनरल का हो चाहे वो OBC का हो, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि 500 रुपये जनरल और OBC की फीस है, वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चल लो, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन देना भाई, ठीक है। और ये EBC में कौन आता है, जिसकी इनकम जो है वो 50,000 रुपये से नीचे होती है सालाना, ठीक है, वो आएगा। BPL कार्ड धारक हो, ये चीज़ें होंगी ना। रिफंड एग्जामिनेशन, जब आप पहले फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे बैठ जाओगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो आपके एग्जाम देने के बाद जो है वो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, वर्टिकल रिजर्वेशन वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देना पड़ेगा, फिर DV आपको अपनी करानी पड़ेगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, यानी कि 4 स्टेज के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। ठीक है भैया, सिलेक्शन हो जाएगा आपका 4 स्टेज के बाद। अगर आप ये 4 स्टेज पास करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस देख लो, सिलेबस इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एग्जाम के लिए 90 मिनट दी जाएंगी। जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके 30 सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर अफेयर्स के भी कितने सवाल होंगे, करंट अफेयर्स के 20 सवाल होंगे, टोटल 100 सवाल होंगे। आपको 90 मिनट यहाँ पर दी जाएंगी। 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क, यानी कि 100 सवालों में से आपकी क्या होगी, मेरिट लगेगी। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, जहाँ पे यहाँ पे 100 की गई है, ठीक है। मिनिमम जो है भाई साहब इतने इतने परसेंट नंबर लाने हैं, लेकिन इससे परसेंट ऊपर लाने से बात बनेगी, कभी इतने भी बात बन जाए। कभी सोच रहे हो कि भाई 40% नंबर आ गए तो काम पक्का हो गया, ना भैया, इतने पर तो बात ना बने। मैथमेटिक्स के ये चैप्टर दिए गए हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। देखो भाई साहब 10वीं तक का सिलेबस है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बराबर पूछ लिया। एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी पूछता है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, ठीक है, ये चैप्टर आपके सामने पूछ लेता है। देखो एक तो इसमें अलजेब्रा होगा, देखो एक अलजेब्रा जो चैप्टर है आपका, वो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस का पोर्शन होता है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, 3 चैप्टर यहाँ पे पूछेगा। स्टैटिक भी थोड़ा सा मैं एडवांस ही मान लेता हूँ, क्योंकि चीजें यहाँ पे आमतौर पर ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, तो इन चारों चैप्टर को भी आपको पढ़ के चलना होता है, और इनका ठीक ठाक बेचेट आपको 8-10 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग क्या है, एनालॉगीज है भाई साहब, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है भाई साहब कथन निष्कर्ष जो आते हैं ना, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये चीजें जो होती हैं, ठीक है।
क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट अजम्पशन, ये आ गए देखो भाई साहब। चलो आगे जनरल साइंस का सिलेबस, इसने कह दिया सीबीएसई का 10वीं पास वाला स्टैंडर्ड जो है वो वाला पकड़ेंगे भाई हम, सीबीएसई का ही होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस का मतलब बायोलॉजी, वो 10वीं स्टैंडर्ड की आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगी। सीबीएसई की एनसीईआरटी पकड़ लो आज से ही, और भाई साहब काम की चीज है उसमें ही आपका बात बन जाएगी। ई और लिखा जाएगा भाई एनसीईआरटी में, गलत कर देते हैं हम, चलो कोई नहीं। जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर, और जनरल अवेयरनेस के बारे में साइंस पूछ लेता है। जनरल अवेयरनेस में टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, पर्सनैलिटी मतलब हस्तियां हैं, जो हस्तियां होती हैं ना उनके बारे में, नियुक्तियां हुई है, जो चीजें हुई, जो भारत में भाई साहब किसी विश्व की पहली कोई महिला राष्ट्र, किसी देश की राष्ट्रपति बन गई कोई महिला कम उम्र की, ऐसे ऐसे जो हस्तियां होती है पर्सनैलिटी। इकोनॉमिक्स भी पूछ लेगा, पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटी आपकी संविधान, एनी अदर सब्जेक्ट इंपोर्टेंस, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको देख ही रहा होगा कि 55 नंबर का मैथ रीजनिंग का भाई साहब, बाकी 45 नंबर का, जिसमें से 25 नंबर का साइंस है, यानी कि बचा कितना 20 नंबर। तो 20 नंबर का आपके सामने क्या देखने को मिलता है भाई साहब, टोटल का टोटल जीके जीएस, ठीक है। उसका फिर पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या क्या है, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए पहले मैं आपको बता दूं, 35 किलो का जो वजन है वो 2 मिनट में आपको 100 मीटर डिस्टेंस के साथ पूरा करना है। 35 किलो का वजन आपको उठाना है, उसके बाद आपको उठाने के बाद जाना है, कहीं रुकने की या उसको नीचे रखने की अनुमति नहीं मिलती। मैंने खुद पास किया है ये भी, और इसका एग्जाम भी मैंने यहाँ पे पास किया था। तो उसके बाद मैं डीबी कराने अपने नहीं गया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया था। तो 100 मीटर डिस्टेंस में आपको जाना पड़ेगा, 2 मिनट आपको समय मिलता है, एक बार उठाएंगे उधर जाके रखेंगे, तभी आप इसको पास कर पाएंगे, ठीक है। बीच में रखेंगे या नीचे एक बार, तो इसमें लिखा हुआ भी 1 चांस में, एक ही चांस आपको मिलता है, 2 2 3 3 चांस आपको यहाँ पे नहीं मिलते। दूसरा, इसी के साथ साथ जैसे आप इस फिजिकल को पास करते तुरंत आपको क्या कर दिया जाता है कि लाइन में लगा दिया जाता है कि अब आपको कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा, 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको समय मिलता है 4 मिनट 15 सेकंड का। एक ही चांस मिलेगा, दूसरा चांस नहीं मिलेगा, चिप बांध के आपको यहाँ पे भगा रहे होंगे, ठीक है, वो आपका टाइम कैलकुलेट करी होगी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब चिप में तो भाई साहब पल्स का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, व्यक्ति फेल हुए हैं पल्स से हुए हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो का वजन है भाई साहब, कितने डिस्टेंस, 100 मीटर डिस्टेंस, 2 मिनट इन 1 चांस, यानी कि इनका बस वेट कम किया है, वेट 15 किलो कम कर दिया, वही टाइम है, वही डिस्टेंस है, चांस वही होगा 1 चांस, ठीक है, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी कि नीचे नहीं रखना भाई। उसके अलावा 1000 मीटर यानी कि डिस्टेंस वही है, 5 मिनट 40 सेकंड, यानी कि टाइम बढ़ा दिया भाई, टाइम थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वो ये थोड़ा सा इसके बाद, इसमें भी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने चीज़ें दी हैं। तो उसमें आप जो है वो अपना टेस्ट वगैरह जो है वो सबमिट करना होता है, उसमें पीईटी में आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, ठीक है। आगे देख लो कि जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आएंगे, और 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज, वो अब इसने रेलवे ने यहाँ पे पहले से ही करता है, रेलवे अदर लैंग्वेज में भी देता है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। मॉडिफिकेशन वो मैंने आपको बता दिया, मॉडिफिकेशन करेंगे, बस क्रिएट एन अकाउंट में जो आपने भरा है उसमें आपको नहीं करना होगा, ठीक है। उसके लिए अलग से आपको फीस 250 रुपये करनी पड़ेगी, लेकिन वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल होगी, कहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि आपने जो फीस 250, नॉन रिफंडेबल, यानी नॉन रिफंडेबल है, इसमें आपको फीस जो है वो वापस नहीं मिलेगी, जो सी आप मॉडिफाई के लिए कर रहे हैं, यानी कि वो उसमें आपकी गलती है, ठीक है। इसके अलावा चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं भाई थोड़ा सा और वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी क्या क्या है, सबसे पहले पोस्ट पैरामीटर की बात करेंगे तो भाई साहब असिस्टेंट एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में होती है, प्रोडक्शन यूनिट में दे देगा, सिग्नल में दे देगा, वर्कशॉप में दे देगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपके सामने ये रखे, ठीक है। ये आप समझ ही रहे हैं कि जो भाई साहब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे दिया एलवी और ये हो गया डी एच एच ये सब, और एज जो है वो 18 से 36 है, 10th पास हो या आईटीआई आपने कर रखी हो, ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट लोको शेड, इलेक्ट्रिकल डीजल दोनों का अलग अलग होगा, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पी वे इंजीनियरिंग का भाई साहब बढ़िया वैकेंसी आई है भी, ठीक है। और असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे वर्कशॉप का है, ये टीएल एंड एसी वाला होगा। असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है भी, असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिक पॉइंट्समैन ट्रैफिक का, और ट्रैक मेंटेन इंजीनियरिंग का। ये सब आपके सामने पोस्ट पैरामीटर है, इनके यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपके सामने शो किए हुए हैं, ठीक है।
मेडिकल स्टैंडर्ड भी वही है, क्वालिफिकेशन वही है, 18-36 उम्र यहाँ पे दी गई है। आगे चलते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक बार इन वैकेंसी के बारे में भी देख लेते हैं। तो वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे की, यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे WR मुंबई में दी गई है। असिस्टेंट SNT की 180 यानी कि टोटल वैकेंसी बात करें तो 442 है। वर्कशॉप की भाई साहब असिस्टेंट वर्कशॉप की 294 वैकेंसी है। असिस्टेंट ब्रिज की 30, कैरेज एंड वैगन की 390, डीजल लोकोसेट की 29 और लोकोसेट इलेक्ट्रिक की 169, ऑपरेशन वाले की 118। ये सारी की सारी वैकेंसी आपके सामने, यानी कि टोटल में वैकेंसी बता दूं तो WR में भाई साहब वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 4672 वैकेंसी है। जयपुर वाले में भाई साहब NWR में 1433 वैकेंसी है। आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने ऊपर समझा ही दिया। हुबली में देखें तो RRB हुबली जो है वो 503 वैकेंसी के साथ आपके सामने है। इसके अलावा जबलपुर वाली बात करें तो 1614 वैकेंसी है जबलपुर में, ठीक है। भुवनेश्वर में देखें तो 964 वैकेंसी है। इसके अलावा भाई साहब बिलासपुर में देखें तो 1337 वैकेंसी है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में देखें तो भाई साहब 4785 वैकेंसी है, ठीक है। RRB नई दिल्ली कहाँ कहाँ देगा आप देख लो, इसमें सब कुछ दिया गया कि PLW में भी है, पटियाला, RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इन सब में भी यहाँ पे वैकेंसी इसमें लिखी हुई है। NR का मतलब नॉर्दर्न रेलवे में ना, ये चीजें अलग प्रोडक्शन यूनिट होती हैं, इनमें भी वैकेंसी आपके सामने शो कर दी, बस दिल्ली बोर्ड के अंतर्गत आ रही है। साउथ रेलवे, साउदर्न रेलवे तो चेन्नई 2694 वैकेंसी। NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर 1370 वैकेंसी। NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी, भाई साहब गुवाहाटी में 2048 वैकेंसी। कोलकाता में 1817 वैकेंसी ईस्टर्न रेलवे। और सेंट्रल रेलवे मुंबई में 3244 वैकेंसी। WR भी होता है मुंबई का और CR भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो है ये मुंबई में जोन है, इनके हेडक्वार्टर जो है बोर्ड के वो मुंबई में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, इसकी 1251 वैकेंसी। NCR 2020 वैकेंसी प्रयागराज की। साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता 1044 वैकेंसी। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद 1642 वैकेंसी। और ये टोटल मिलकर हो जाती है 32,438 वैकेंसी। इन वैकेंसी के लिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को बनाना है, तैयारी करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, तब जाकर आपका कहीं ना कहीं अगर अच्छी प्रिपरेशन रही तो इस वैकेंसी में आपका कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप बन जाएंगे रेलवे में एक पद पर कार्यरत व्यक्ति। और फिर आप जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें भी आपको शायद मिल ही जाए भगवान की दुआ से। बाकी इच्छाएं आदमी की कभी पूरी नहीं होती, तो वो बढ़ती रहती है। लेकिन बेस्ट विशेस फॉर आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप अगर इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे, यह मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। और आपकी मेहनत जरूर कहीं ना कहीं रंग लाएगी। तो तब तक के लिए चले बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इसमें एक वैकेंसी, जो ये वैकेंसी है इसके जो जोन के बारे में भी बता दूंगा थोड़ा सा, कि आप किस जोन को भरने के बाद आप थोड़ा सा ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ औरों की अपेक्षा यह जोन मेरे लिए कुछ सही रहेगा, जिस हिसाब की मेरी तैयारी, तो मैं इस जोन को भरूँ तो क्या मैं निश्चित सफल हो सकता हूँ। तो अपनी तैयारी के आकलन के हिसाब से आप उस जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उस बारे में भी मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। चलिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।